हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्र संघ की स्थापना, उसके उद्देश्य और उसकी सदस्यता के विषय में। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने का विचार काफ़ी पुराना था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते होते बहुत से देश के जितने भी राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इस बात के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, विचार करना शुरू कर दिया कि भविष्य में इस तरह के युद्ध ना हों, कैसे उनसे बचा जा सके, इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। इस पर इनके विचार थे और इसी विचार को उन्होंने राष्ट्र संघ के रूप में प्रस्तुत किया। प्रारंभिक विचार इसी को लेकर था कि कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जा सके, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी इच्छा होती है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति बनी रहे। इसीलिए जितने भी चिंतक थे उनका उद्देश्य था कि राज्यों के बीच संघर्ष ना हो, और अगर संघर्ष होता भी है, विवाद होता भी है, तो कोई ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके और युद्ध की नौबत ना आए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध काफ़ी विभीषक था और अब तक का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें धन और जन की अपार हानि हुई थी। अतः अब विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक स्थायी व्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए मांग उठने लगी थी। राष्ट्र संघ तो नाम नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्था कायम करने की मांग जरूर उठने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना शांति की दिशा में उठाया गया ये एक पहला कदम था। राष्ट्र संघ की स्थापना में ये माना जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन का बहुत बड़ा योगदान था। उनका जो विचार था वो काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर आ रहा था कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होनी चाहिए, और ये विचार उनका प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारिक रूप में परिणित हो पाया। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना कोई 1 या 2 दिनों का परिणाम नहीं था, ये एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। 14वीं शताब्दी में ही दांते ने अपने ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी में शांति की स्थापना के लिए सुझाव दिए थे। उसके बाद 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भी शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रस्तुत की गई, और इस दिशा में पहला प्रयास किया गया नेपोलियन युद्धों के बाद। इस तारतम्य में 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूरोपीय शांति के उद्देश्य से यूरोपीय व्यवस्था और पवित्र संघ की स्थापना की गई। 1815 के इस सम्मेलन के पश्चात 1856 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। 1878 में बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किया गया। 1899 और 1907 में हेग सम्मेलन भी आयोजित किया गया, और इन सारे ही सम्मेलनों का उद्देश्य था कि युद्ध ना हो, युद्ध को रोका जा सके और विश्व में शांति स्थापित हो सके। लेकिन ये सारे ही सम्मेलन असफल रहे, सफल नहीं हो सके, और यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया। लेकिन इन सम्मेलनों ने कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए एक मार्ग अवश्य प्रशस्त किया था। 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस में अपना प्रसिद्ध 14 सूत्री शांति कार्यक्रम घोषित किया। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इन्होंने 8 जनवरी 1918 को सबसे पहले अपना 14 सूत्री शांति कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, और जनवरी 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन संपन्न हुआ। अब इसी शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया, और
राष्ट्रसंघ की रूपरेखा तैयार करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में ब्रिटेन के लॉर्ड सेसिल फिलीमोर और अफ्रीका के जनरल स्मर्ट्स भी सदस्य थे। 3 फरवरी 1919 को राष्ट्रसंघ का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया गया और 14 फरवरी को सम्मेलन की तीसरी सभा के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया। आखिरकार 28 अप्रैल 1919 को सम्मेलन की आम सभा ने राष्ट्रसंघ के इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया और 10 जनवरी 1920 से राष्ट्रसंघ वैधानिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। अर्थात अगर हम कहें राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बनाया गया और ये तय किया गया कि इसकी बैठक हर वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाएगी। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी। ये एक पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त थी और साथ ही साथ इसका अपना एक संविधान भी था। अब इसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी, राष्ट्रसंघ का जो संविधान बनाया गया था उसमें कितनी धाराएं थीं और उनमें किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया था, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रसंघ की जो प्रसंविदा थी उसमें भूमिका के अतिरिक्त 26 धाराएं थीं और इन 26 धाराओं में राष्ट्रसंघ के उद्देश्य, सदस्यता, अधिकार क्षेत्र और कार्यों का उल्लेख किया गया था। धारा 1 से लेकर 7 तक राष्ट्रसंघ की सदस्यता, संगठन और अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया था। जैसे धारा 1 में ये कहा गया था कि राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी, सदस्य बनने के लिए कार्यविधि कौन कौन सी होगी, सदस्य छोड़ने की क्या विधि होगी, इन सारी चीज़ों का उल्लेख धारा 1 में किया गया था। और इसी धारा के अनुसार इसमें यह तय किया गया था कि प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 45 होगी, जिनमें से 32 सदस्य वर्साय की संधि में हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र होंगे अर्थात विजेता राष्ट्र होंगे और साथ ही साथ 13 अन्य राष्ट्र होंगे। धारा 2 में संघ की असेंबली और काउंसिल के गठन तथा उसके कार्य और अधिकारों का वर्णन किया गया था। धारा 2 से 5 तक में ये असेंबली और काउंसिल के गठन और उसके कार्य अधिकारों का वर्णन किया गया था। इसी में धारा 4 में काउंसिल के गठन, अधिवेशन और कार्यक्षेत्र का वर्णन था। धारा 5 में असेंबली और काउंसिल के मतदान प्रणाली का वर्णन किया गया था। धारा 6 सचिवालय के गठन और महासचिव की नियुक्ति से संबंधित था और धारा 7 सचिवालय के गठन से मुख्य रूप से संबंधित था। कुल मिलाकर 1 से 7 धारा 1 से 7 तक राष्ट्रसंघ की सदस्यता, संगठन और अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया था। धारा 8 और 9 में राष्ट्रसंघ द्वारा चलाई जाने वाली निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था। धारा 10 से 17 तक जो जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी प्रादेशिक अखंडता, स्वतंत्रता बनाए रखने के साथ साथ बाहरी आक्रमण से उनकी सुरक्षा का वचन देती है, जिसमें धारा 10 सामूहिक सुरक्षा से संबंधित था। सामूहिक सुरक्षा से संबंधित था मतलब ये है कि सदस्य राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और अगर कहीं से कोई आक्रमण होता है तो सभी सामूहिक रूप से उसका प्रतिकार करेंगे। धारा 11 जो है वो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को लागू करने से संबंधित था। अगर कोई धमकी देता है, कोई राष्ट्र युद्ध की या किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो सारे राष्ट्र संघ के लिए चिंता का विषय माना जाएगा और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से धारा 11 इस बात से संबंधित था कि किसी प्रकार का विवाद या मतभेद अगर होता है तो उसको राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया जा सकेगा। धारा 12 संबंधित था अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने से। धारा 13 जो है वो इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ था कि यदि कोई ऐसा झगड़ा होता है, कहीं कोई विवाद हो जाए तो उसको पंचायती फैसले के द्वारा
पंच फैसले के द्वारा सुलझाया जा सके। धारा 14 स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन और उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित था। धारा 15 का संबंध किसी विवाद को काउंसिल द्वारा असेंबली के पास विचारार्थ भेजने की व्यवस्था से जुड़ा था। धारा 16 जो है वो युद्ध को रोकने के लिए दंड का प्रावधान करता है। धारा 17 का संबंध संघ के सदस्यों और गैर सदस्य राज्यों के बीच विवाद या फिर गैर सदस्य राज्यों के आपसी विवाद के समाधान से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार से धारा 18 से 21 तक राष्ट्र संघ द्वारा की गई जितनी भी संधियां हैं उनके पंजीकरण, प्रकाशन और समय समय पर उन्हें आगे बढ़ाने और मान्यता दिलाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। धारा 22 जो है वो मैंडेट सिस्टम या अधिदेशीय प्रणाली से संबंधित था। तो अब ये जो नया शब्द आया मैंडेट सिस्टम या अधिदेशीय प्रणाली, ये क्या थी हम देख लेते हैं। इस धारा में ये व्यवस्था की गई थी कि एक संरक्षण प्रणाली विकसित की गई जिसके अनुसार जितने भी उपनिवेश या जो प्रदेश प्रथम विश्व युद्ध के कारण पराजित राष्ट्रों से अलग कर दिए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में दो प्रकार के राष्ट्र थे, एक विजेता राष्ट्र और पराजित राष्ट्र। तो जो पराजित राष्ट्र से पृथक किए गए उपनिवेश या प्रदेश थे उनको शुरू में राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रखा गया। बाद में राष्ट्र संघ ने इन क्षेत्रों को विजयी राष्ट्रों को देने का निश्चय किया और साथ ही साथ ये निश्चय किया कि विजयी राष्ट्र वहाँ की जनता की भलाई करते हुए उन क्षेत्रों का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्र संघ द्वारा विजयी राष्ट्रों को उनकी सुविधा के अनुसार इन प्रदेशों में शासन व्यवस्था चलाने का अधिदेश दिया गया, मैंडेट दिया गया। इसीलिए इसको अधिदेशीय प्रणाली, मैंडेट सिस्टम या संरक्षण प्रणाली कहा गया। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्रों से पृथक हुए जो उपनिवेश हैं या प्रदेश हैं उनका संरक्षण विजेता राष्ट्रों को देते हुए उनको उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। तो इसका उल्लेख धारा 22 में किया गया है। धारा 23 जो है जुड़ा हुआ था सदस्य राज्यों के श्रम कल्याण, बाल कल्याण, रोग नियंत्रण, नारी व्यापार निषेध आदि के संबंध में जितने भी कार्य किए जाने हैं उससे ये जुड़ा हुआ था। अर्थात सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण से ये जुड़ा हुआ था। धारा 22 जुड़ा था राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में संबंध किस प्रकार से होंगे इससे जुड़ा हुआ था। धारा 25 में रेड क्रॉस संगठन को प्रोत्साहन देने और उसके कार्य को आगे बढ़ाने से संबंधित था। धारा 26 राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में परिवर्तन की प्रक्रिया को बताता है कि अगर राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में कोई संशोधन किया जाना है, परिवर्तन किया जाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। ये तो था राष्ट्र संघ का संविधान या उसकी प्रसंविदा जिसमें उसकी विभिन्न धाराएं और विभिन्न कार्यप्रणालियों का उल्लेख किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। राष्ट्र संघ की प्रसंविदा की जो भूमिका थी उसमें इसके उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था। वैसे भी राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई थी कि भविष्य में युद्ध को रोका जा सके और विश्व में शांति बनाए रखी जा सके। इसकी भूमिका में कहा गया कि राष्ट्र संघ के इस प्रसंविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख राष्ट्र युद्ध का आश्रय न लेने का प्रण करते हुए यह निश्चय करते हैं कि वे परस्पर न्याय और प्रतिष्ठापूर्ण स्पष्ट संबंध रखेंगे। वे निर्धारित करते हैं कि उनकी सरकारों के व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होंगे और वे घोषित करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार में न्यायपरता एवं संधियों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का अक्षरशः पालन करेंगे। कुल मिलाकर ये तय किया गया था कि सदस्य राष्ट्र जितने भी हैं वो पूरी तरह से ये प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग ना हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो और भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई युद्ध ना हो। इसके कुछ उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस तरह से विकास करना ताकि भविष्य में युद्ध को टाला जा सके। इसी प्रकार से
चूँकि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद कहीं न कहीं युद्ध को जन्म देते हैं, इसीलिए साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को सीमित करने पर भी फ़ोकस किया गया। साथ ही साथ निःशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई। इसके उद्देश्य के अंतर्गत ये भी तय किया गया कि अगर राज्यों के बीच कोई आपसी विवाद हो जाता है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। साथ ही साथ अ, सभी राष्ट्रों के विकास कार्यों की यथासंभव मदद करने की कोशिश की जाएगी ताकि सभी राष्ट्रों में विकास कार्य चलता रहे और कहीं पर भी कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। इसके अलावा जितने भी युद्ध की संभावना वाली जो भी घटनाएं होंगी उनको मैत्रीपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से सुलझाया जाएगा और युद्ध को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन साधारण के कल्याण के कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी उसको कायम रखना भी इसका उद्देश्य था और साथ ही साथ ये तय किया गया था कि मानवीय सहयोग को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाएगा। ये कुछ राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्र संघ की सदस्यता किस प्रकार से थी, कितने सदस्य थे, क्या क्या इसके लिए प्रावधान थे। तो इसकी स्थापना के समय इसमें 2 प्रकार के राष्ट्र सम्मिलित होने थे। पहले वे मूल राष्ट्र जिन्होंने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वर्साय संधि में जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे या जो विजेता राष्ट्र थे, इनकी संख्या 32 थी और दूसरे ऐसे राष्ट्र थे जिनको सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इनकी संख्या 13 थी। कुल मिलाकर शुरुआत में 45 सदस्य रखने की इसमें प्रयास किया गया था। 45 सदस्यों का टारगेट रखा गया था जिसमें से 32 मूल राष्ट्र कहे गए थे और 13 आमंत्रित राष्ट्र थे। लेकिन शुरू में केवल 16 राष्ट्र ही इसके सदस्य बने और मूल राष्ट्रों में अमेरिका ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की। साथ ही साथ शुरू में प्रथम विश्व युद्ध से में जो पराजित राष्ट्र थे उनको इसकी सदस्यता नहीं दी गई थी और बाद में ये विधान किया गया था कि कोई भी राष्ट्र या उपनिवेश अगर चाहे तो राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ये तय किया गया था कि राष्ट्र संघ की जो साधारण सभा है वो 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित कर दे कि अमुक राष्ट्र को सदस्यता दी जानी है तो उस राष्ट्र को सदस्यता मिल सकती थी। इसके साथ ही साथ सदस्यता त्यागने के लिए भी प्रावधान किया गया था। ये तय किया गया था कि कोई भी राष्ट्र 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर सदस्यता त्याग सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी तय हुआ था कि अगर कोई सदस्य राष्ट्र ऐसा है जिसको राष्ट्र संघ की प्रसंविदा से कोई समस्या है या प्रसंविदा में कोई संशोधन हो रहा है उससे वो सहमत नहीं है तो वो भी राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने के लिए स्वतंत्र था। राष्ट्र संघ का विधान की अगर कोई अवहेलना करता है तो ऐसे सदस्य राष्ट्रों को राष्ट्र संघ स्वयं ही सदस्यता से वंचित कर सकता था। इसी आधार पे जर्मनी ने 1926 में इसकी सदस्यता त्याग दी थी। जर्मनी को 1926 में राष्ट्र संघ की सदस्यता दी गई थी किंतु 1933 ईस्वी में उसने सदस्यता त्याग दी थी। इसी प्रकार से सोवियत रूस को 1933 में सदस्यता दी गई और 1940 में उसको सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। जापान और इटली ने 1933 और 1937 में सदस्यता त्याग दी थी। इस प्रकार लगातार राष्ट्रों के द्वारा इसकी सदस्यता त्यागी जा रही थी। इसके बावजूद 1935 ईस्वी में इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 62 थी जिसमें यूरोप के 28 राष्ट्र, अमेरिका के 21 राष्ट्र, एशिया के 8 राष्ट्र और अफ्रीका के 3 राष्ट्र तथा ऑस्ट्रेलिया के 2 राष्ट्र शामिल थे। लेकिन लगातार विभिन्न देशों के द्वारा इसकी सदस्यता छोड़े जाने के कारण धीरे धीरे राष्ट्र संघ कमज़ोर पड़ने लगा था। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, राष्ट्र संघ की स्थापना किस प्रकार हुई, इसकी प्रसंविदा क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे और इसकी सदस्यता
कैसे सदस्यता के लिए क्या नियम बनाए गए थे। अब इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रसंघ के द्वारा राष्ट्रसंघ का संगठन किस प्रकार से किया गया था और उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। धन्यवाद।